पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, बिहार में क्या चल रहा है, महागठबंधन में क्या चल रहा है, एनडीए में क्या चल रहा है, सबको पता है। पहले चरण के लिए नामांकन का अंतिम दिन आज खत्म हो गया। जितने नामांकन होने थे वे हो गए, लेकिन महागठबंधन की ओर से अब तक आधिकारिक घोषणा नहीं हुई। सब कुछ चुपके चुपके है कि सीट शेयरिंग कैसे हुई, किस पार्टी को कितनी सीटें दी गई, यह नहीं बताया जा रहा। आपने देखा ही पिछले 24 घंटे का घटनाक्रम कि मुकेश सहनी कैसे बाहर किए गए और फिर कैसे अंदर किए गए। तो यह चुनाव की सूरत है, महागठबंधन की स्थिति है। एनडीए में भी है, बहुत कुछ है, लेकिन महागठबंधन को जब हम देखते हैं तो 2020 के नतीजे मुझे सामने दिखाई पड़ते हैं। याद कीजिए अजीत जी, 115 सीटें तो महागठबंधन को आ ही गया था, 122 चाहिए था और सरकार बन जाती। मुकेश सहनी तब भी नहीं भागे होते तो 4 सीटें, मुकेश सहनी आ जाते तब भी 4 सीटें। लेकिन चुनाव के पहले एक महीने में 2020 की बात कर रहे हैं, रिश्ते इतने खराब थे कि वे आए नहीं। यदि मुकेश सहनी आ गए होते तो 119 सीटें हो जाती और फिर 3 तो थे ही, जमा खान, सुमित कुमार सिंह और राजकुमार सिंह। जिधर सरकार बनती उधर ये जाते, लेकिन तब तेजस्वी यादव चुप गए। और देखिए, 115 का आंकड़ा महागठबंधन ने तब छुआ था जब चिराग पासवान नरेंद्र मोदी का हनुमान बनकर लड़ रहे थे। कितनी सीटों पर उन्होंने जेडीयू को हरवाया, यह सबको पता है। 30 से लेकर 36 तक की संख्या है। उपेंद्र कुशवाहा के कारण भी कई सीटों पर एनडीए की पराजय हुई थी। अब आइए 2025 में, आप इस बात को बता नहीं पा रहे हैं कि आपके आधिकारिक उम्मीदवार कौन है। मीडिया को नहीं बता रहे, नामांकन पत्र भरा जा रहा है, इधर उधर से जानकारी हम जुटा ले रहे हैं। मतलब मीडिया का फेस अभी आप करने की स्थिति में नहीं है, मीडिया के सामने आने की स्थिति में नहीं है। और देखिए, अमित शाह ने पटना में कैंप कर दिया है। हमने कल रात में देखा, इतनी देर रात तक, और नाराज लोगों से भी अमित शाह इस कदर मिल रहे हैं कि वह गांव के मुखिया से भी मिलने को तैयार। अभी जिस कार्यक्रम को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, इस कार्यक्रम को, तब वह पटना के एक सभागार में प्रबुद्ध जनों को संबोधित कर रहे हैं। और देखिए, अब पता नहीं तेजस्वी यादव क्या समझते हैं कि 2020 से ज्यादा बेहतर स्थिति 2025 में, क्योंकि जो भी ग्राउंड पर हैं लोग, वह कह रहे हैं कि पिछले एक महीने में चुनाव बदल गया है। अभी हमारे साथी जो फील्ड में हैं, उनसे मैं जूम कॉल पर था, उन्होंने कहा गांव में बिजली तो बिल्कुल फ्री ही हो गई है। तो देखिए, ये स्थिति है। और कांग्रेस और राजद में गठबंधन हो गया, यह तो हम कह सकते हैं, मान सकते हैं, लेकिन जमीन पर क्या स्थिति है कांग्रेस और राजद? ऐसा नहीं है कि आप 140, 150, 160 सीटें जीतने जा रहे हैं। आपको 115 से 122 तक पहुंचना है या फिर 115 से बहुत नीचे चले आना है। लेकिन कांग्रेस और राजद वाले ही संघर्ष करते दिखाई पड़ रहे हैं। अभी आपने देखा, वैशाली में कांग्रेस ने भी उम्मीदवार दे दिया और राजद ने भी उम्मीदवार दे दिया। कांग्रेस वाले कांग्रेस के लिए वोट मांगेंगे, राजद वाले राजद के लिए वोट मांगेंगे। क्या मजाक है। और सबको पता था कि कांग्रेस के उम्मीदवार इंजीनियर संजीव सिंह जो हैं वह डीके शिव कुमार के हैं। राजद ने अजय कुशवाहा को दे दिया। लालगंज की लड़ाई आपने देखी, मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला ने, जिसे कहते हैं कलेजे पर चढ़कर सिंबल लेना, वह सिंबल राजद से हासिल किया। लेकिन वहां भी कांग्रेस उम्मीदवार पप्पू यादव गए थे कांग्रेस उम्मीदवार का पर्चा भरवाने, उन्हें विरोध झेलना पड़ा। बछवाड़ा की स्थिति देख ही रहे हैं। अब सुल्तानगंज के बारे में भी खबर आ रही है कि तेजस्वी यादव ने जो सर्वे कराया था, फीडबैक कराया था, उसके मुताबिक कांग्रेस उम्मीदवार जो पिछले बार हारे थे उनकी स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए वहां भी राजद उम्मीदवार दे रहे हैं। यह कहलगांव की स्थिति जान रहे हैं। ऐसे कई, अब देखिए गोपालगंज में ही देखिए, पता नहीं कांग्रेस क्या स्क्रीनिंग कराई, क्या सर्वे कराया।
कांग्रेस पार्टी जब 2020 में गोपालगंज लड़ी थी तो तीसरे पायदान पर थी। उपचुनाव जब हुआ तो वहां राजद के उम्मीदवार मोहन गुप्ता बस मामूली मतों से हारे और नया बेस्ट समीकरण जोड़ा गया था। लेकिन 2025 में फिर से कांग्रेस ने सीट ले ली और ओम प्रकाश गर्ग को उम्मीदवार बनाया गया है, मोहन गुप्ता को नहीं बनाया गया है। तो अब क्या हो जाएगा, कैसे तीसरे नंबर से पहले नंबर पर चले आएंगे, यह देखने की बात है। आप जाले की बात कर लीजिए, सबको पता है कि जाले की सभा में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दी गई। कैसे और किस कारण से मोहम्मद नौशाद को, जिनका सभा मंच था, उन्हें कांग्रेस ने सिंबल दे दिया और अब सिंबल वापस लिया गया है और ऋषि मिश्रा जो आरजेडी में थे उन्हें कांग्रेस में लाकर उन्हें सिंबल दिया गया। अब सोचिए, सिंबल देकर यदि किसी मुसलमान का सिंबल आप वापस ले रहे हैं तो स्थिति और परिस्थिति क्या होगी। इसके उलट देखिए, मतलब कोई समन्वय नहीं है। यदि हम एनडीए की बात करें तो ऐसा नहीं है कि वहां बगावत नहीं है, हां बगावत है, बगावत को नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन इतना मजबूत समन्वय और इतना मजबूत गठबंधन जरूर है कि हम एक दूसरे के खिलाफ सिंबल नहीं दे रहे हैं। देखिए, मुजफ्फरपुर के पारू में 4 बार के विधायक रहे अशोक कुमार सिंह का टिकट यदि कटा, सीट आरएलएम को गई, तो ऐसा नहीं हुआ कि दूसरी पार्टी ने सिंबल दे दिया। यदि बरौली में राम प्रवेश राय भाजपा के विधायक का टिकट कटा, जेडीयू ने मंजीत सिंह को दिया, तो ऐसा नहीं हुआ कि भाजपा ने राम प्रवेश राय को सिंबल दे दिया। तो ये स्थिति, ये तो महागठबंधन में लठबंधन चल रहा है। क्या होगा, कैसे प्रचार होगा, क्या एक दूसरे के खिलाफ वोट मांगेंगे? क्या आप इस स्थिति में हैं कि आप यह समझ रहे हैं कि हम एक दूसरे के खिलाफ भी लड़ लेंगे तो कांग्रेस वाले यह समझे कि हम जीत जाएंगे, आरजेडी वाले समझे कि हम जीत जाएंगे? यह तो विचित्र स्थिति हो गई है अजीत जी। अब आगे आपकी टिप्पणी। देखिए ज्ञानेश्वर जी, ये हर सीट पर तो जिस तरह की बातें आपने बताई, जितनी सीटों की बातें बताई, ये तो प्रत्यक्ष रूप से दिख रही है कि इन सीटों पर समस्या हुई है। समस्या क्या हुई है, मतलब ये स्थिति हो गई कि पहले कांग्रेस पार्टी ने सिंबल दे दिए या पहले आरजेडी ने सिंबल दे दिया, फिर दोबारा से कांग्रेस का सिंबल दिया गया या लेफ्ट का सिंबल दिया गया। जो बछवाड़ा में हुआ, पहले लेफ्ट ने दे दिया, अवधेश राय घोषित उम्मीदवार थे, फिर कांग्रेस ने शिव कुमार गरीबदास को टिकट दे दिया। तो किसी न किसी पार्टी ने पहले दे दिया, उसके बाद फिर दूसरी पार्टी को दिया गया या उस पार्टी के उम्मीदवार को अपना सिंबल दिया गया। ये स्थिति हुई और इसका कारण ये था कि ये जो पार्टियां थी तमाम महागठबंधन की, उनने समय रहते उन्होंने आपस में सारी चीजें तय नहीं की। अगर पहले से सारी चीजें तय हो गई होती, जैसे दिल्ली में लगातार बैठकें करके एनडीए ने जो अपने नंबर ऑफ सीट्स तय किए और उसके बाद सीटें सबने अपनी अपनी तय की और एक साथ 71 सीटें एक बार अनाउंस की। भारतीय जनता पार्टी ने 3 बार में अपने सारे उम्मीदवार घोषित कर दिए। जेडीयू ने 57 और 44 की 2 सूची निकाली, एक ही बार में 2 बार में सारे उम्मीदवार हो गए। चिराग पासवान ने 2 बार में, पहले उन्होंने 14 दी, फिर 15 दे करके और अपने पूरी 29 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। तो ये उस तरह का एक कोऑर्डिनेशन इन तमाम पार्टियों में नहीं दिखा। इनमें पार्टियां बहुत हैं, इनमें पार्टियों की संख्या ज्यादा है, लेकिन सारी पार्टियों के साथ कोऑर्डिनेशन बनाने की जरूरत नहीं थी। समस्या सिर्फ कांग्रेस और आरजेडी में थी। अगर आरजेडी कांग्रेस की समस्या सुलझ गई होती तो लेफ्ट के साथ ज्यादा समस्या नहीं होने वाली थी। हालांकि अभी समस्या रहेगी, अब चूंकि सुलझाया नहीं है समय से पहले। हमको सबसे ज्यादा हैरानी ज्ञानेश्वर जी इस बात की थी कि भाई ये जो तमाम नेता हैं, ये नेता क्या कर रहे थे। हम बाकी चीजें जो आप कह रहे हो ग्राउंड लेवल की जो रियलिटी है उस पर हम लोग आएंगे, लेकिन एक बड़ा सवाल है कि ये सारे नेता, चाहे तेजस्वी यादव हो, राहुल गांधी हो, या उनकी पार्टी में संजय यादव हो, उनके यहाँ मनोज झा हो, या कांग्रेस में कृष्णा आलावरू, केसी वेणुगोपाल जैसे तमाम लोग, 3 बड़े ऑब्जर्वर आए, अशोक गहलोत और भूपेश बघेल और अधीर रंजन चौधरी, ये तमाम लोग क्या कर रहे थे? बिल्कुल भाई, आपके पास इसके अलावा भी कोई काम था क्या? मतलब ये आपका पार्ट टाइम काम है पॉलिटिक्स करना। बिहार का चुनाव लड़ाना पार्ट टाइम काम था आपका, कि इसके लिए आपको समय नहीं मिल रहा था, कि आप चीजें तय नहीं कर पा रहे थे। हकीकत तो यह कि यही सबसे प्रायोरिटी का काम था ना, यही बल्कि एकमात्र काम था आपके पास। एक ही चुनाव हो रहा है, ऐसा भी नहीं है, बहुत सारे राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, देश भर में चुनाव हो रहा है, सिर्फ बिहार का चुनाव हो रहा है। और उस बिहार के चुनाव के लिए आपके पास पर्याप्त समय था। राहुल गांधी ने जनवरी से तैयारी शुरू की है, जनवरी से बिहार के दौरे कर रहे हैं।
तो बिल्कुल। दौरे आप जनवरी से कर रहे हैं, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है चुनाव में, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि गठबंधन ठीक करें और गठबंधन के साथियों में के बीच सीटों का बंटवारा ठीक ढंग से हो जाए, उस पर किसी ने बात ही नहीं की। जब जी। गठबंधन में सीट बंटवारे की का समय आया तो राहुल गांधी विदेश चले गए, दक्षिण हम्म। अमेरिका के दौरे पर। अभी जैसे अब अभी ही इस यहीं का टाइमलाइन देखिए तो कहाँ, जब लौटने के बाद वो चंडीगढ़ गए, शिमला गए, उसके बाद रायबरेली गए, फतेहपुर गए, वहां गुवाहाटी गए, सब जगह गए। शिमला से बिल्कुल। वर्चुअल कॉन्फ्रेंस पर उन्होंने वीसी पर मीटिंग की, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हम्म। पर उन्होंने मीटिंग की पार्टी नेताओं के साथ बिहार के बारे में। तो हम्म। वर्चुअल कॉन्फ्रेंस पर आप साउथ अमेरिका से भी कर सकते थे, कोलंबिया से भी कर सकते थे, चिले जहां गए थे वहां से कर सकते थे, लेकिन आपने वो नहीं किया। इसका मतलब आपकी कोई प्रायोरिटी नहीं थी इस बात की जी। चुनाव। अगर कोई, हम्म। आप देखिए, जिनको सरकार चलानी है, जनता दल यू को बिहार की सरकार चलानी है, भाजपा को बिहार की भी सरकार चलानी है, केंद्र की भी सरकार चलानी है, जो लोग सरकार चला रहे हैं, गवर्नमेंट में हैं, उन्होंने पॉलिटिक्स के लिए समय निकाला, राजनीति के लिए समय बिल्कुल। निकाला, सीट बंटवारे की बातचीत के लिए समय निकाला। प्रधानमंत्री स्वयं बैठे, इतनी लंबी बैठक हुई थी सीईसी की, उसमें प्रधानमंत्री स्वयं बैठे। अमित शाह लगातार लोगों के साथ बैठकें करते रहे, अभी भी कर रहे हैं चुनाव में, जैसा आप बता ही रहे हैं। तो ये तमाम उन लोगों ने समय निकाल लिया। इनके पास क्या समय की कमी नहीं थी, या प्राथमिकता में बिहार का चुनाव नहीं था? आप क्यों 12 तारीख, 13 तारीख, 14 तारीख का इंतजार करते रहे? क्यों नहीं आपने 10 तारीख को या 5 तारीख को या उसके पहले ही निपटा लिया? जब चुनाव की बिल्कुल। घोषणा हुई उसके पहले आप निपटा सकते थे, आपके पास पर्याप्त समय था। तो सबसे पहली गड़बड़ी वहीं से शुरू हुई, जब तीनों जो सबसे बड़ी पार्टियां हैं, आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट में सीपीआई एमएल और मुकेश सहनी को भी शामिल कर लें, इन लोगों ने मिल करके और 1 महीना पहले या 2 महीना पहले आप नहीं निपटाए। आप बिल्कुल। अपोजिशन की पार्टी है, गवर्नमेंट की पार्टी नहीं है। अपोजिशन की पार्टी का एकमात्र काम चुनाव ठीक से लड़ना है, राजनीति ठीक से करना है जमीन पर। तो जब आप घूम रहे थे, हम लोग उस समय भी चर्चा किए थे कि सारे बड़े नेता एक साथ घूम रहे हैं, 16 दिन साथ में रहेंगे तो सीटों का बंटवारा कर लेंगे, लेकिन आपने नहीं किया। तो जब ये सीटों का बंटवारा नहीं हुआ तो उसके बाद कितने दिन तक आप इंतजार करते? नहीं हो रहा जी। तो हर आदमी एक दूसरे पर दबाव डालने की राजनीति कर रहा था, हर आदमी का एक दूसरे पर अविश्वास था कि अगर इस ज्यादा सीट ले गया, अगर ज्यादा जीत गया तो हमको मुख्यमंत्री बनने से रोकेगा। जब इतना अविश्वास आपने शुरू में दिखा दिया, तो इस सब उस अविश्वास में लोगों ने सीटें बांटनी शुरू कर दी। लेफ्ट ने सबसे बिल्कुल। पहले 18 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। अब ये आपने उस समय पहले भी कहा, आपने कहा, और ये देखिए जो भूमिहार का सारा कॉम्बिनेशन आपने लिखा भी अपने उस पर, वो तो सारा कॉम्बिनेशन आपका बिगड़ जाएगा अगर आप घोषी से राहुल शर्मा को टिकट नहीं देते हैं। सही बात है। बिल्कुल बिल्कुल। आप जगदीश बिल्कुल। शर्मा को लेकर के आए और आप कह रहे हैं कि हम भूमिहार इस बार एक्स फैक्टर होगा, आरजेडी की जीत में सबसे बड़ी भूमिका भूमिहार निभाएगा। तो जिसको आप प्रतीक बना करके ले आए, चेहरा बना करके ले आए, आपने इतना कोऑर्डिनेशन नहीं रहा सीपीआई एमएल से कि वो सीट छोड़ दे, जबकि जी। वहां सीपीआई एमएल के विधायक का भारी विरोध था। 5 दिन पहले, उस टिकट घोषणा से 5 दिन पहले दीपांकर भट्टाचार्य लेके गए थे रामबली यादव को 5 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश करने, और लोगों ने उनके खिलाफ खूब नारेबाजी की थी। इसके बावजूद चूंकि कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन की कमी थी, तो आपने वहां समय रहते आपने घोषणा नहीं की, तो 18 सीटें अनाउंस कर दी सीपीआई एमएल ने, जिसमें घोसी की भी सीट थी। सीपीआई ने इसी तरह घोषित कर दी, बछवाड़ा की सीट थी, सीपीएम ने घोषित कर दी, मटिहानी की सीट थी उसके पास। हालांकि मटिहानी सीट पर सीपीएम ने बाद में कहा कि हम अब वापस ले रहे हैं। लेकिन ये हम बार बार कहते हैं कि आप नेता ऊपर मान जाएंगे, वर्कर आपका नीचे, और जो वोटर है वो कोई बिजली के स्विच से चलने वाला नहीं है ना, वो नहीं मान जाएगा एकदम से। अगर किसी ने नॉमिनेशन की तैयारी कर दी सीपीएम के कैंडिडेट के लिए वहां मटिहानी में, और नॉमिनेशन के पहले आप कहें कि नहीं अब यहाँ आरजेडी लड़ेगी, आप नॉमिनेशन वापस ले लीजिए, तो वो अनुशासित पार्टी है, नॉमिनेशन वापस हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपको समस्या होगी। ये तो वही बात हुई ना कि रोटी आपने खाने के लिए दे दी और फिर रोटी दे दी और आपने उसका छीन लिया। बिल्कुल। हाँ छीन ली। हाँ, तो ये जो स्थिति है ये तो बहुत ही विकराल स्थिति है। और पता नहीं महागठबंधन क्यों अपने को मान रहा है कि 2020 से ज्यादा बेहतर स्थिति है, हम 150 सीटें जीत लेंगे, 160 सीटें जीत लेंगे। देखिए, हमने कहा कि अमित शाह पटना में है और देर रात तक मीटिंग, वह मुखिया से भी बातचीत करने को तैयार है। और जाकर देखिए आप राबरी आवास के बाहर लोग रत जगा कर रहे हैं कि कब बुलावा आएगा, और जिन्हें भीतर बुला लिया जा रहा है उन्हें भीतर 8-8 घंटे 10-10 घंटे प्रतीक्षा कराई जा रही है, और कार्यकर्ताओं से तो मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो यह मनोस्थिति में, इस मना स्थिति में ना आप कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा कर पा रहे हैं और न ही अपने नेताओं का। देखिए, अब तो वक्त यह था कि जो नाराज हुए थे उन्हें समझाना था, लेकिन नाराज हुए उन्हें क्या समझाएंगे? यहाँ तो सिंबल बांट रहे हैं ताकि नाराजगी और बढ़ जाए। यही स्थिति है।
हाँ नहीं, अभी इतने अविश्वास की खबरें चल रही हैं। ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस वाले लोग आरजेडी को निपटाने में लगे हैं, आरजेडी के बिल्कुल। लोग कांग्रेस को निपटाने में लगे हैं। ये कहा जा रहा है कि अमुक जाति के लोगों को निपटाने के लिए राजनीति अमुक पार्टी की तरफ से हो रही है। तो इतना अविश्वास है। और एक सिंपल हम मिसाल आप देखिए ज्ञानेश्वर जी, की तेजस्वी यादव नॉमिनेशन करने गए, सबसे बड़े नेता हैं अपोजिशन के, मुख्यमंत्री पद के अघोषित दावेदार हैं, घोषित भले अभी कांग्रेस ने नहीं किया है। उनके नॉमिनेशन में किसी सहयोगी पार्टी का कोई नेता नहीं था भाई। उनके अगल बगल में मुकेश सहनी खड़े होते, राजेश राम खड़े होते, दीपांकर भट्टाचार्य खड़े होते। कितना बड़ा इस बात का मैसेज जाता है। जीतने के लिए हम नहीं कर रहे, हम जब चुनाव सम्राट जीतने के चौधरी लिए। आते हैं तो हाँ, सम्राट ललन चौधरी सिंह, आते हैं तो ललन सिंह साथ होते हैं। ललन सिंह उनके बगल में बैठे हुए हैं, जो उस गठबंधन के में पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जनता दल के, उस पार्टी के सबसे बड़े नेताओं में से एक हैं। तो वो बैठ करके नॉमिनेशन करा रहे हैं उनका। और उसके अलावा बाहर से दूसरे मुख्यमंत्री आ रहे हैं, दूसरे नेता आ रहे हैं, रैलियां हो रही हैं, सभाएं हो रही हैं। तेजस्वी यादव नॉमिनेशन करने गए तो ठीक है, अपने माता पिता साथ आपके जाएं, अच्छी बात है। लेकिन सहयोगी पार्टी के नेता होते, हम ये नहीं करें कि राघोपुर में उनको कोई चिंता करने की जरूरत है, या राघोपुर जीतने के लिए जरूरी था कि राजेश राम साथ होते। लेकिन पूरे बिहार में अगर मैसेज बनवाना होता, आप समझ रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि रविदास का वोट, राम का वोट, जो आप 5% दलित का वोट अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, एडवांटेज लेना चाहते हैं राजेश राम का, तो राजेश राम आपके साथ खड़े होने चाहिए थे, मुकेश सहनी आपके साथ खड़े होने चाहिए थे। सब लोग मिल करके नॉमिनेशन करते और वहीं सब लोग मिल करके सभा करते, तो पूरे बिहार में उसका एक मैसेज जाता, आपके वर्कर्स के बीच मैसेज जाता, जो जो गलतफहमियां जो पहले से बनी हुई थी वो दूर होती, और एक उसका जो वोट है वो सारा वोट एकजुट होता आपके साथ। तो वो नहीं दिखा, कहीं नहीं दिखा। और कंट्रास्ट में देखा, आपने कही दिया कि ललन सिंह मौजूद थे सम्राट चौधरी का नॉमिनेशन कराने के लिए। अच्छा, आपके पास इतना बड़ा सेटअप भी नहीं है बीजेपी की तरह कि विजय सिन्हा का नॉमिनेशन कराने के लिए रेखा गुप्ता जा रही हैं और रामकृपाल यादव का नॉमिनेशन कराने के लिए योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं। आपके पास ऐसे भी लोग नहीं है। तो जितने लोग हैं, जो आपके पास रिसोर्सेज है, लिमिटेड रिसोर्स है, उस लिमिटेड रिसोर्स का ऑप्टिमम यूज आपको करना चाहिए था, तो वो आपने नहीं किया। ऑप्टिमम क्या, मिनिमम यूज भी आपने नहीं किया। आप छोड़िए, आप तो विजय सिन्हा की बात छोड़िए, सम्राट चौधरी की बात छोड़िए, रामकृपाल यादव की बात छोड़िए, जो सामान्य कार्यकर्ता हैं जिन्हें उम्मीदवार बनाया है बीजेपी ने, उसका नामांकन कराने भी देवेंद्र फडणवीस जैसे लोग आ रहे हैं। बताइए, तो ये वही है ना, ये तो आपके पास वो सारी सुविधा नहीं है। कांग्रेस के पास ये सुविधा है। देखिए, कांग्रेस ने एक पिछड़े चेहरे के तौर पर भूपेश बघेल को प्रोजेक्ट किया है, तो भूपेश बघेल भी तो जाते किसी के नॉमिनेशन में, कांग्रेस के लोग नॉमिनेशन कर रहे हैं। ये कहीं दिखा आपको आज नॉमिनेशन खत्म हो गया 121 सीटों का? एक जगह नहीं दिखाई दिया कि भूपेश बघेल किसी का नॉमिनेशन करा रहे हैं, किसी के नॉमिनेशन में अशोक गहलोत खड़े हैं, किसी के नॉमिनेशन में प्रियंका गांधी वाड्रा आई हुई है, कहीं कोई नहीं है। बिल्कुल। तो ये इस तरह से कैसे चुनाव लड़ रहे हैं आप? मतलब ये वही आपने कहा कि क्या ऐसा आपको इतना ओवर कॉन्फिडेंस हो गया, इतना आत्मविश्वास हो गया है, आप क्या इस भ्रम में है कि भाई अब हार ही रहा है एनडीए और हम लोग को जीतने से अब कोई नहीं रोक सकता है, चाहे किसी तरह से लड़े हैं? क्या आप ये पहले स्कोर सेटल करने में लग गए आपस में, आप लोग की कौन कितनी सीटें जीतेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन उप मुख्यमंत्री बनेगा? हम लोग जीत ही रहे हैं, तो पहले ही तय कर ले, पहले ही झगड़ा निपटा ले। ऐसी स्थिति नहीं है ग्राउंड पर, ऐसी बिल्कुल ही स्थिति नहीं है। ग्राउंड पर बहुत ही मुश्किल लड़ाई हो गई महागठबंधन के लिए, आरजेडी कांग्रेस और ग्राउंड पर आते हैं अजीत जी, उसके क्योंकि देखिए अजीत जी, ग्राउंड पर आते हैं, ग्राउंड की चर्चा तो करेंगे, लेकिन उसके पहले सोचिए कि मुकेश सहनी जाकर चले आए हैं, लेकिन उनके मन की टीस को आप भुला नहीं सकते, जो उन्हें झटका लगा है। ठीक है, 60 की बात नहीं, मुकेश सहनी कह रहे हैं अपने लोगों से, कसम खाकर कह रहे हैं कि 35 की बात हो गई थी, फिर 24 की बात हो गई थी, फिर 21 की बात हो गई थी, और सीटें भी तय हो गई थी। और फिर क्या हुआ, जो 15 सीटें दी गई। देखिए, आपको बताएं कि आज जब हम 11 बजे दिन में एक वीडियो कर रहे थे लाइव सीरीज के लिए, तो बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए महागठबंधन के किसी दल के पास कोई उम्मीदवार नहीं था। वीआईपी को कहा जा रहा था कि आप उम्मीदवार दे दीजिए। सोचिए। फिर हमने पूछा, जब कार्यालय आया, कि किसी ने नामांकन किया भी क्या भाई, तो मालूम हुआ रेखा गुप्ता ने नामांकन किया है। वह जो थी कांग्रेस के लिए, वह घूम रही थी और अब राजद की प्रत्याशी बन गई है। तो ये स्थिति है, और अब तक आप मीडिया के सामने नहीं आए। देखिए, पटना आकर अमित शाह कॉन्क्लेव में भी शामिल हो रहे हैं, और आप मीडिया का सामना करने की स्थिति में नहीं है। मीडिया का सामना करने इसके पहले आप देखिए, अमित शाह 3 दिन के लिए गए, उसके पहले प्रधानमंत्री ने मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम किया, पार्टी के तमाम जो वर्कर्स हैं उनके साथ संवाद किया, उन्होंने वर्चुअली दिल्ली से जुड़े। उसके बाद अमित शाह 3 दिन के लिए पटना पहुंचे।
हैरानी इस बात की भी है जो आप बता रहे हैं अभी, जो बांकीपुर की बात, ऐसी 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 बातें कई सीटों पर सुनने को मिली हैं कि आपने उम्मीदवार खोज करके दिया, इनके उम्मीदवार को आप आपाधापी करके आपने उम्मीदवार दिया, जबकि महीनों से सर्वे चल रहा था। बिल्कुल। संजय यादव की सिर्फ यही भूमिका थी कि वो उनके पास सारा फीडबैक जुटाना है, डाटा बैंक बनाना है, संभावित उम्मीदवारों की सूची बनानी है, किसका क्या प्लस पॉइंट है, क्या माइनस पॉइंट है, ये देखना है, कौन सी सहयोगी पार्टी कौन सी सीट लड़ सकती है बेहतर ढंग से, ये डाटा तैयार करना है। तो ये सब अगर तैयार करके रखा हुआ था, तो अंतिम घड़ी में ऐसी क्या नौबत आ गई कि आपको उम्मीदवार खोजने पड़ रहे हैं? तो सही ये बात एक है। कोऑर्डिनेशन की कमी भी है। और जो सर्वे, जिस सर्वे की बात हो रही थी आज, उस एनडीए में तो ऐसे ऐसे कैंडिडेट खोजने की जरूरत नहीं पड़ी, कहीं भी कैंडिडेट खोजने की जरूरत नहीं पड़ी, सबके सबके उम्मीदवार तय थे। और जहां सीटें बदली, जैसे अगर जरूरत पड़ी कि दूसरी पार्टी के का मजबूत नेता है उसको लड़ाया जाए, तो बिना किसी हल्ला हंगामे के हम 2 सीटें देख रहे हैं जो लगातार उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से बताया जा रहा है कि कैसे पप्पू वर्मा को कुर्था से जनता दल यू का बिल्कुल। टिकट मिला या रणविजय सिंह को गोह का टिकट मिला। तो ये वो दोनों राष्ट्रीय लोक मोर्चा की तरफ से मान लीजिए ट्राई कर रहे थे और सीटें उनको जनता दल से देनी थी। कैसे कोमल सिंह को लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से ट्राई कर रही थी, जनता दल से मिला। इसमें कहीं किसी झगड़े विवाद की कोई खबर नहीं है, कोई किसी मारपीट की खबर नहीं है। एयरपोर्ट पर मारपीट हो रही है, होटल में मारपीट हो रही है रात में। अब कल दिन में ये स्थिति थी कि मुकेश सहनी, आप हम लोगों ने तो चर्चा की ही कि कितनी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी टली, और वो लोग इस बात का इंतजार कर रहे थे कि राहुल गांधी की बात हुई या नहीं हुई, संजय यादव से राहुल गांधी की बात हुई या नहीं हुई। तो आखिरी समय हम लोगों के यहाँ जो कहते हैं, कई मुहावरे इसके चलते हैं, भोज के समय कोहड़ा रोपना जिसको बोलते हैं। तो आप आखिरी दिन आ गया नॉमिनेशन करने का, भोज का टाइम आ गया, तो आप कोहड़ा रोपने चले थे, जो अजीत जी, लगने अजीत जी, पर कुआं खोदना जिसको बोलते हैं। अजीत जी, चक्कर में मैं कल सुबह 8 बजे जगा था और रात को मैं 2:30 बजे सोने गया, क्योंकि हर बार कहा जा रहा था कि आधे घंटे में हो जाएगा। तो हो मुझे लग जाएगा। रहा था कि हाँ, तो मुझे लग रहा था कि रात को ही इस खबर को ब्रेक कर देंगे, क्योंकि देखिए ब्रेक करना तो अपने को आता ही आता है। तो मैं 2:30 बजे सो गया, चलो अब तो नहीं हुआ। 3:06 पर व्हाट्सएप संदेशा आता है, डन। डन आता है, लेकिन इसके बाद जिसने संदेशा दिया उसने भी अपना मोबाइल बंद कर लिया। हाँ? और जिसे और भी सूचनाएं देनी थी, जो और भी लोग थे, उन्होंने भी अपना मोबाइल बंद कर लिया। तो डन तो हो गया, समझे ना। और देखिए, लोगों के भरोसे की बात आपको अजीत जी हम बताएं, राजद के एक उम्मीदवार टिकट के लिए, मतलब सिंबल के लिए पिछले 4 दिनों से पटना में, और उन्हें पूरा यकीन कि उन्हें सिंबल मिल रहा है। तो उनके अपने समर्थकों के साथ कल रात को उनके पिताजी ने कहीं से, मेरी कोई जान पहचान नहीं, न दावेदार से न उनके पिताजी से, उन्होंने रात के 11:30 बजे हमको बिल्कुल पुत्रवत फोन किया और उन्होंने कहा कि देखिए ज्ञानेश्वर जी, आप मेरे बेटे की उम्र के होंगे या थोड़े बड़े होंगे, एक बात हमको पत्रकार के रूप में नहीं, बेटा के रूप में बता दीजिए। हमने कहा क्या? तो मेरा बेटा को टिकट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। मैं जानता ही नहीं था कि उनका बेटा कौन है। मैंने पूछा विधानसभा क्षेत्र कौन है, तो उन्होंने बताया। हमने पूछा आपके बेटे का नाम क्या है, तो मुझे कुछ फीडबैक था, तो हमने कहा क्या सच बता दें आपको? हाँ? तो उन्होंने कहा हाँ, हमने अपने बेटे को भी कहा है कि हम ज्ञानेश्वर जी से भी पूछते हैं, वह जो बताते हैं सच हो जाता है। तो हमने कहा बाबूजी, सच ये है कि आपके बेटे को टिकट नहीं मिल रहा है। तो बोले झूठ में परेशान है ना पटना में। हम कि हाँ, वो झूठ में परेशान है, उन्हें वापस लौट जाने कह दीजिए। तो अब सोचिए उनकी क्या स्थिति। मेरा नंबर उन्होंने किसी से प्राप्त किया होगा, फिर उन्हें लगा होगा मेरे कार्यक्रम को सुनते, और सुबह 6 बजे जाकर यह कंफर्म हुआ कि उस क्षेत्र का सिंबल किसी दूसरे को दे दिया गया, जबकि उसे 4 दिन से रोक कर रखा गया था कि सिंबल अगले घंटे मिल रहा है। हाँ, तो यही असली समस्या है। समस्या असली यही हुई कि ये बातें उस व्यक्ति को आप 15 दिन पहले भी बता सकते थे। अगर ये 15 दिन पहले आप तय कर लेते तो आखिरी समय तक उम्मीद लगा करके लोग पटना में नहीं बैठे रहे होते। और हर व्यक्ति बहुत पैसे वाला नहीं था कि वो पैसे भी खर्च कर रहा है, समर्थकों को लेकर के बैठा हुआ है। जेन्युइन राजनीतिक कार्यकर्ता के पास इतने पैसे होते भी नहीं है। तो ये आखिरी वक्त तक जो लटका करके रखने का, और ये जो आपने कहा ना कि डन भेज करके और फोन बंद करके सो गए, ये ऐसा लग रहा है जैसे गुरीला वार चल रहा है।
जी लोग जी। लोग लड़ाई के मोर्चे पर हैं, गुरिल्ला वॉर चल रहा है, इधर से खुफिया सूचना आ रही है, इधर से खुफिया सूचना आ रही है, लोग इसके हम्म कान में कह रहे हैं, उसके कान में कह रहे हैं। ऐसे चुनाव थोड़े ऐसे इस तरह से राजनीति थोड़ी होती है। राजनीति दिन के उजाले में आप करिए, बैठिए और आकर के आप अनाउंस करिए कैंडिडेट्स के नाम, कैंडिडेट की सूची जारी करिए, कैंडिडेट्स के नंबर अनाउंस करिए। वो अभी तक नहीं हुआ, अभी तक हम्म। ऑफिशियल सूची नहीं आई है। अब नहीं ये है अभी बिल्कुल। तक ये आप ये मान के चलिए कि आज नॉमिनेशन समाप्त हो गया, अब स्क्रूटनी है और नाम वापसी की तारीख के बाद ही पता चलेगा कि महागठबंधन की ओर से किस सीट पर कौन उम्मीदवार है और उसका बिल्कुल कितना बिल्कुल। बागी है। आप उसके पहले नहीं अंदाजा लगा सकते हैं। हम्म जबकि एनडीए में आज हमारे पास आपके पास सूची है कि 121 सीटों पर एनडीए की किस पार्टी का कौन कैंडिडेट है। अगर कोई हम्म बागी भी है तो उसके बारे में हमको जानकारी है कि ये बागी है, अमुक व्यक्ति इस सीट पर बागी है। इंडिया हम्म ब्लॉक के तरफ से आधिकारिक कैंडिडेट कौन है इसका पता नाम वापसी के बाद लगेगा, मतलब 3 दिन बीतने के बाद ही पता चलेगा। क्योंकि कई बिल्कुल। सीटों पर दो दो लोगों ने नॉमिनेशन किया हुआ है, कई सीटों पर जी आरजेडी कांग्रेस का नॉमिनेशन है, आरजेडी लेफ्ट का नॉमिनेशन है, कांग्रेस या लेफ्ट का नॉमिनेशन है, तो कई सीटों पर दो दो लोगों के नॉमिनेशन। और बागी तो है ही अपनी जगह, क्योंकि आप टिकट कंफर्म नहीं कर रहे थे तो बहुत सारे लोगों ने ऐसे ही नॉमिनेशन कर दिया कि क्या पता जब जब कंफर्म होगा तो हम जमा कर देंगे, स्क्रूटनी के समय अपना फॉर्म जो बिल्कुल। जमा होता है वो जमा कर देंगे। तो हम्म ये जो कंफ्यूजन हुआ इसकी वजह से सबके अब आखिरी वक्त में जाकर के जिनकी टिकट कटी, जिनका सिंबल आप वापस ले रहे हैं, हम्म अब ये कंफ्यूजन उस दिन भी हुआ जिस दिन लालू यादव ने सिंबल बांटा और फिर रात में वापस लिए गए, वो एक अलग बिल्कुल। कहानी थी। हम्म जिनको सिंबल देकर के आपने वापस लिया वो अपने समर्थकों के साथ तो नाराज होकर के कुछ ना कुछ आपका नुकसान करेगा ही। इस समय तो नुकसान, जैसे पहले ही आपने कहा कि इस समय नुकसान कम करने का टाइम आ गया था कि अब नॉमिनेशन हो गए, बागी लोगों को मनाना शुरू करिए और अपना अपने जो आधिकारिक उम्मीदवार है उसके लिए कैंपेन शुरू करिए। किसी के लिए कोई हम्म। सभा नहीं हुई, किसी बिल्कुल सही। कैंडिडेट के लिए नॉमिनेशन के साथ जो जरूरी सभा होती है वो सभा नहीं हुई। हर हम्म सीट पर बागी है, उसको मनाने के लिए कोई आपने उपाय नहीं किया। और मुकेश सहनी की बात से हम लोगों ने अभी ये बात शुरू की थी, तो हम्म। मुकेश सहनी की तो एक बड़ी आइडेंटिटी बनी है ना, बड़ी आइडेंटिटी बनाई है बिल्कुल। बीजेपी और आरजेडी दोनों ने मिलकर के बनाई है। उसमें बीजेपी का भी बड़ा योगदान है, बीजेपी ने भी उनको बड़ा नेता बनाने में एक भूमिका निभाई है, आइडेंटिटी उनकी बनाने में। लेकिन हम्म आरजेडी ने तो ज्यादा बड़ी आइडेंटिटी बनाई उनकी, जब वो तेजस्वी यादव के साथ घूमते थे, साथ में खाना खाते थे, तेजस्वी यादव उनको बड़ा भाई कहते थे, डिप्टी हम्म सीएम की बात तेजस्वी यादव के सामने करते थे मुकेश सहनी कि भाई हम डिप्टी सीएम बिल्कुल। बनेंगे। तो एक आइडेंटिटी बन गई उनकी, एक 9% वोट का उन्होंने एक बड़ा अपना एक समीकरण बना रखा है अपनी तमाम उपजातियों को जोड़ करके। अब उनके यहाँ जो जो दूरी बनी, दिलों की दूरी जिसको बोलते हैं, जो केमिस्ट्री बननी चाहिए थी वो तो नहीं बनी हम्म, केमिस्ट्री। बिल्कुल नहीं अब बनी। उनके जो समर्थक है वो तो उनके साथ नहीं जुड़ेंगे ना उस तरह से। अब उनके उनकी पार्टी के उम्मीदवार को वोट मिल जाएगा, जरूर मिल जाएगा, लेकिन हम्म फिर वो कमिटमेंट खत्म हो गया इंडिया ब्लॉक के लिए। अब ये बात पता चल गई कि जब आप 35 सीट की बात कह रहे थे, 60 तो ऐसे कही जा रही थी, 35 सीट, हम्म 25 सीट जब आपने वो भी नहीं दी तो आप उप हम्म। मुख्यमंत्री क्या बनाएंगे? और जब सही उप बात। मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, जब मुकेश सहनी ने कहा था कि हम सीटों पर कुछ कॉम्प्रोमाइज कर भी लेंगे, उप मुख्यमंत्री पद पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, वो भी कॉम्प्रोमाइज हो गया। आपने उप मुख्यमंत्री का दावेदार उनको नहीं बनाया, तो जब उप मुख्यमंत्री का दावेदार आपने नहीं बनाया तो जो सत्ता में हिस्सेदारी के लिए उनकी जाति के लोग जो उनसे जुड़ रहे थे वो अब किस नाम पर जुड़ेंगे? सही बात। मतलब बीजेपी ने एक अपना केंद्रीय मंत्री बना रखा है, अजय निषाद की भी वापसी कराई है, अपने उम्मीदवार भी दिए हैं उन लोगों ने, और उम्मीदवारों को की कैटेगरी उपजाति के हिसाब से बीजेपी ने भी जारी किया है, जेडीयू ने भी जारी किया है कि ये मल्लाह है, ये बिल्कुल। बिंद है, ये गंगोता है, ये तो उस तरह से जारी किया है उन लोगों ने। तो अब हम्म उस आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स में मुकेश सहनी की जो यूएसपी बनी थी, जो नाम उनका बना था, उनकी जो उपयोगिता बनी थी, आपने वो उपयोगिता स्वतः खुद ही समाप्त कर दी। अब जी। वो आपके लिए किसी तरह से बहुत उपयोगी नहीं रहे। उनको हम्म आपने टिकट दे दिया, मना करके साथ में रख लिया, साथ में घूमेंगे भी, लेकिन अब वो उपयोगिता जो उनकी होनी चाहिए थी वो नहीं रही। वैसे ही जो उपयोगिता राजेश राम की होनी चाहिए थी वो भी नहीं रही। लेफ्ट की भी जो सही बात। उपयोगिता होनी चाहिए थी, अब देखिए हम लोग पहले दिन से बात कर रहे थे ज्ञानेश्वर जी की लेफ्ट की सीटें बढ़नी चाहिए, एमएल की, बिल्कुल। खासतौर से सीपीआई एमएल की, वो बढ़ी या नहीं बढ़ी है पता ही नहीं है। जी। क्योंकि ये तो कैसे पता चलेगा, चूंकि आपने आधिकारिक नंबर ही नहीं बताया कि आप कितनी सीटों पर लड़ रहे हैं। बिल्कुल। जब नंबर्स पहले, जब आप देखिए एनडीए में पहले नंबर्स ही आए थे ना, उसके बाद थोड़ी हम्म माथापच्ची हुई, लेकिन नंबर्स आ गए थे और उस नंबर्स में कोई बदलाव नहीं हुआ। हम्म 101 जेडीयू, 101 बीजेपी, 29 लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और 6 हम, 6 आरएलएल। तो इस नंबर्स में तो कोई चेंज नहीं हुए ना, सीटों में तो कुछ चलिए भले चेंज नहीं हुए, नंबर ग्राउंड चेंज नहीं। ग्राउंड ग्राउंड जीरो की कुछ बात कर रहे थे आपकी, ग्राउंड जीरो की ताजा स्थिति क्या है? नहीं तो ग्राउंड जीरो की ताजा स्थिति तो ये है कि हर जगह, अब जो आपने एक सीट की बताई वैशाली में, लालगंज में, ऐसा हर जगह हो रहा है। हर सीट पर बिल्कुल। ये हमको फीडबैक मिल रही है कि नॉमिनेशन में
आरजेडी के लोगों के नॉमिनेशन में कांग्रेस के लोग नहीं जा रहे हैं, कांग्रेस का नॉमिनेशन हो रहा है, आरजेडी के लोग नहीं जा रहे हैं, लेफ्ट के नेता अपने आप अकेले जाकर के नॉमिनेशन कर रहे हैं। मतलब किसी के साथ कोई जनता नहीं जा रही। अभी अभी क्या यूएस बनी थी, जो वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी कर रहे थे, तो उसकी सबसे खूबसूरत चीज ये थी, जो उस दिन हम भी पटना में थे और आप भी पटना में थे, हम लोग देख रहे थे, जो मार्च निकला कांग्रेस का, उसकी सबसे खूबसूरत चीज ये थी कि लेफ्ट के झंडे लाल झंडे दिखाई दे रहे थे, कांग्रेस का तिरंगा भी दिख रहा था, आरजेडी का हरा झंडा भी दिख रहा था, मुकेश सहनी का नीला झंडा भी दिख रहा था। लेकिन अब तो नॉमिनेशन में किसी के झंडे ही नहीं दिख रहे हैं। जिस पार्टी का नॉमिनेशन करने जा रहा है सिर्फ उसके झंडे जा रहे हैं, उसके लोग जा रहे हैं। और दूसरी बात ये हो गई कि कास्ट में इलेक्शन इतना डिवाइड हो गया कास्ट में कि आप उस समीकरण में बहुत पीछे छूट गए। महागठबंधन उस कास्ट के समीकरण में बहुत ही पीछे छूट गया। एनडीए ने जो कास्ट का समीकरण बनाया, ग्राउंड लेवल पर आप जाइए, लोगों की बातें सुनिए, जो लोग कह रहे हैं उधर से, तो उसमें कोई एक जो बननी चाहिए थी कि एक धारणा बननी चाहिए थी, एक माहौल बनना चाहिए था, जिसका इंडिया ब्लॉक की तरफ से वो बना ही नहीं कि कौन कौन जाति जुड़ी इनके साथ कैसा बड़ा इनका सामाजिक समीकरण हुआ, क्या सोशल इंजीनियरिंग हुई, ये किसी को नहीं पता है ग्राउंड पर। तो जो कैंडिडेट जिस पार्टी का है वो पार्टी जा रही है, वो जिस जाति का है उस जाति के लोग जा रहे हैं। ऐसा नहीं है। अब ये स्थिति भी हो गई है कि आरजेडी को अपना यादव वोट आधार को बांट करके अब एक साथ रखने के लिए भी तेजस्वी को बड़ी मेहनत कर रही है। आरजेडी ने जो दूसरी जाति के लोगों को टिकट दिए हैं, उनके नॉमिनेशन में आज यादव नहीं जा रहे हैं। तो ये ग्राउंड की रिपोर्ट हमको लोगों ने कई जगह देखने सुनने को मिला हमको, तो हमको लगा कि ये शेयर करना चाहिए। और ये महागठबंधन के पास अभी है 15 दिन का समय पहले चरण के लिए कि इस बात को दूर करें कि जो दूरी बनी है तमाम गठबंधन के सहयोगी पार्टियों के बीच में, नेताओं के बीच में, उस दूरी को खत्म करें, जनता के बीच साथ में जाएं। हालांकि उसका भी समय अब निकलता जा रहा है, लेकिन जनता के बीच साथ में जाए। कोई आदमी कांग्रेस में भी बात करे, राहुल गांधी से भी बात करे कि भाई राहुल गांधी, प्रियंका गांधी स्टार प्रचारक हैं, आए बिहार में, ठीक है। वो गुवाहाटी गए, जुबिन गर्ग के परिवार से मिले, फतेहपुर गए, वो हरिओम वाल्मीकि के परिवार से मिले, वो भाई पूरन कुमार के परिवार से मिलने चंडीगढ़ गए। भाई ये सब भी चीजें ठीक है, लेकिन चुनाव तो बिहार में हो रहा है ना, बिल्कुल। तो बिहार देखना चाहिए ना। साउथ अमेरिका भी घूम करके आए, दिल्ली लौटे तो शिमला चले गए, चंडीगढ़ चले गए, रायबरेली चले गए, गुवाहाटी चले गए। बिहार जाना चाहिए। बिहार को जिस तरह से फोकस, अपोजिशन में है तो आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, जबकि अपोजिशन की तरफ से कम मेहनत होती दिख रही है। कोऑर्डिनेशन की कमी अपोजिशन की तरफ से दिख रही है। एजेंडा नैरेटिव सेट करने में अपोजिशन पीछे दिख रहा है। और परसेप्शन वार जहां से लड़ाई शुरू होती है उसमें तो पीछे हो ही गया है ना अपोजिशन, अभी तो साफ दिख रहा है। अब इसको तो कैसे ये लोग ठीक करते हैं? मुकेश सहनी के साथ अगर दे दिया है उनको, तो उनके साथ सद्भाव कैसे बनेगा, कांग्रेस के लोगों से सद्भाव कैसे बनेगा, वो सब अभी बहुत काम करना पड़ेगा। तब तक पहला चुनाव आ जाएगा, छठ और दिवाली है इसी बीच में, तब तक पहले चरण का चुनाव आ जाएगा। पिछले साल 2020 में पहले चरण ने लीड दिलाई थी इंडिया ब्लॉक को, इस बार पहला चरण ही पंक्चर हो गया। अब देखिए आगे क्या होता है। चलिए देखिए आगे क्या होता है बिहार के चुनाव में। और देखिए महागठबंधन से हम उम्मीद करें कि वह उम्मीदवारों की सूची तो जारी कर दें, आधिकारिक तौर पर सूची जारी कर दें, मीडिया को बता दें। और फिर देखिए आप निकलिए, सब लोग साथ मिलकर निकलिए, क्योंकि नीतीश कुमार जिनकी अवस्था को आप चुनौती दे रहे थे, जिनकी याददाश्त को आप चुनौती दे रहे थे, वह नीतीश कुमार भी इस अवस्था में बिहार में चुनावी यात्रा पर निकल चुके हैं। और नीतीश कुमार ने पहले से एक लंबी लाइन तो खींची दी, इतनी लाभकारी योजनाएं जनता तक पहुंचा दी है कि उसका असर दिखने लगा है। तो बिहार का चुनाव दिलचस्प है, बिहार के चुनाव की चर्चा हम करते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।